गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा कि एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, कैसे वर्क करता है, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या क्या इसके तरीके हैं, फंक्शंस हैं, कैसे काम करता है, हमने उनके बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग उसी थ्योरी पे आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि मैनेजमेंट आया कहाँ से, यानी मैनेजमेंट के विचार और शाखाएँ क्या क्या हैं, मैनेजमेंट थॉट्स, प्रबंधकीय विचार और शाखाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड में एक शानदार औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि हम लोगों ने आरंभ किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई सन 1600 ईस्वी के आसपास। उसके लगभग 100 सालों के बाद इंग्लैंड में एक शानदार क्रांति हुई, जिसको कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इस औद्योगिक क्रांति का नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में ट्रेड का एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर तैयार हुआ। यहाँ से लेकर के इंग्लैंड से लेकर के यूरोप से लेकर अमेरिका तक बड़े स्तर पर जो है व्यापार की शुरुआत हुई, बड़े स्तर पर व्यापार शुरू हुआ और इंग्लैंड का एक नया ढांचा बनना शुरू हो गया, जिसकी देखा देखी दुनिया में कई जगह पे जो है मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण के कार्य प्रारंभ हुए, कई फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ खुलने लग गईं, जिससे जो है औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में आई। अब ये औद्योगिक क्रांति जब आई तो शुरुआत में ही इसका स्ट्रक्चर उतना मैनेज्ड नहीं था, उतना सिस्टमेटिक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर काम किया गया और इसमें नए स्ट्रक्चर्स को और नए तरीकों को डाला गया। इन तरीकों के बारे में विचार करने के लिए ही हम लोग बात करेंगे प्रबंधकीय विचार की, कि कौन कौन से मैनेजमेंट थॉट्स स्टार्टिंग में आए थे। तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इस तरफ से देखते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच या दृष्टिकोण डेवलप हुआ था उसको बोलते हैं चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, या इसको हम इंग्लिश में क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। उसके बाद नव प्रतिष्ठित दृष्टिकोण या नियो क्लासिकल अप्रोच आई और अंत में इसको मॉडर्न थॉट या आधुनिक विचार कहते हैं, जिस समय में हम वर्तमान में रह रहे हैं। लेकिन जो चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण था या क्लासिकल अप्रोच थी, ये हमारे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि इस टाइम पर मैनेजमेंट के या प्रबंधन के उन विचारों का उदय हुआ, उन विचारों ने जन्म लिया जिनका वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत ज़्यादा महत्व का मतलब हर एक चीज़, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आज इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसमें मुख्यतः 3 विचार हैं। एक विचार वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत या साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि F.W. टेलर द्वारा दी गई थी। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से सबसे पुरानी जो है औद्योगिक और मैनेजमेंट की थॉट है। इसको वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुसार तैयार किया गया था। दूसरी थॉट जिसको कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा दुनिया भर में प्रशंसा मिली, बहुत अच्छे तरीके से इसको स्वीकार किया गया था, वो थ्योरी थी प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत या मैनेजमेंट थ्योरी, या इसको हेनरी फेयोल ने दिया था अपने 14 प्रिंसिपल्स के 14 सिद्धांतों के जरिए दिया था। महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी नौकरशाह प्रबंध या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जिसमें कि हम ज़्यादातर देखते हैं डिक्टेटर होते हैं, या आपके टोटेटिलेरियनिज्म होती है, या वो राजा जो कि अपनी प्रजा को संभालता है, उस तरीके के जो विचार थे प्रबंधकीय, उनके बारे में बात करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 1760 की क्रांति के बाद जो सबसे ज़्यादा विचार समाज में शुरुआत में लाए गए थे, वो विचार थे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के। तो आइए पहले वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो है F.W. टेलर जी द्वारा दिए गए। F.W. टेलर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस अप्रोच को रखा था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो अप्रोच थी, ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में प्रबंधन को किस तरीके से वैज्ञानिक विचारों द्वारा रख सकते हैं। वैज्ञानिक विचारों द्वारा रखने का पर्पज़ ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि वैज्ञानिक रूप से विकसित की गई है तो उसमें किसी किस्म की कमी होने की गुंजाइश नहीं रहती है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट या प्रबंधन एक ऐसी शाखा है जिसमें विज्ञान भी आता है, कला भी आती है। यानी हम तर्कों और कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे ही जो है किसी भी स्ट्रक्चर का ढांचा खड़ा करते हैं। हमने अगर कोई ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के तरीकों में हम जिन भी रणनीतियों का, स्ट्रेटजीज़ का उपयोग करते हैं, वो सारी रणनीतियाँ जो है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक होती हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं आजकल के समय में जो मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं या कोई भी चीज़ डेवलप की जाती है तो उसमें हम बहुत सारी मशीनें या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। मशीनें या इक्विपमेंट आपका वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा
हर चीज़ में हम आजकल कंप्यूटर युग में हैं, तो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ये भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पे ही आधारित है। वर्तमान समय का बहुत सारा स्वरूप वैज्ञानिक सिद्धांतों पे कहीं ना कहीं आधारित है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि स्टार्टिंग में पहली बार जब इन सिद्धांतों का उपयोग किसी भी मैनेजमेंट में या प्रबंधन में किया गया होगा तो कितना कठिन रहा होगा। तो F.W. टेलर ने पहली बार इस सिद्धांत को जो है अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया था। ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सिद्धांत ये कहता है, सबसे पहला पॉइंट है कि पारस्परिक सहयोग। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये बात पढ़ी थी कि जहाँ पर यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ की बात आई थी, मैंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी परिवार एक व्यक्ति नहीं चला सकता है जब तक कि सारे व्यक्तियों का उसमें सहयोग ना शामिल हो। तो इनका ये कहना था कि अगर आप कोई इंडस्ट्री को रन कराते हैं, भी कंपनी चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर पारस्परिक सहयोग होना ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बारे में हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट की बात होती है। और मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बताया था, जिस स्ट्रक्चर में मैंने ये डिफाइन किया था कि बीच में एक मैनेजर के अलावा उच्च और निम्न के बीच में और कोई लिंक नहीं होता है। यानी मैनेजर इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, मध्यस्थ का रोल प्ले करता है उच्च प्रबंधन और निम्न प्रबंधन के बीच में। यहाँ पर जो पारस्परिक सहयोग है वो इसी बात को दर्शाता है। उनका यही कहना था कि 1760 की क्रांति के बाद जिस तरीके से लेबरों को ज़बरदस्ती जो है कामों पे लगाया जाता था, उनको किसी किस्म का सहयोग नहीं दिया जाता था, उनके पास तकनीकी रूप से सुविधाएं नहीं मौजूद थीं, तो उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुशी से सहयोग करेंगे तो आप एक नवीन जो है राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात जो आती है वो ये कहते हैं कि प्रामाणिक कार्य का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे मजदूर कार्य क्षमता। यानी हम किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य दे रहे हैं, उसमें जो मजदूर कार्य कर रहा है उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है। हम उसको वो टास्क या वो कार्य करने के लिए दे रहे हैं जिसमें वो सक्षम ही नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती उससे काम करवाएंगे और ऐसा करने से काम पे भी असर पड़ेगा। मतलब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाना भी चाहते हैं तो वो मजदूर से हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा वैज्ञानिक तथ्यों के बिहाफ पे कि समय अध्ययन, यानी आप समय का सदुपयोग कीजिए। अगर समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा मैटर करता है। आज के समय की स्थिति को अगर हम देखें, चाइना हमसे कहीं आगे इसीलिए है क्योंकि वो कम कॉस्ट में, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में ला करके रख सकता है। हम लोग इस क्षमता में पीछे हैं। यही वजह है कि हम लोग जो है उनसे प्रोडक्शन और इनकम के बिहाफ पे काफ़ी पीछे हैं। तीसरा, गति अध्ययन या मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब यह है कि हम कितनी तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोडक्शन की गति क्या है। अगर कोई व्यक्ति एक बार में जो है कई सारे प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति एक बार में एक या दो प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकता है, तो उसकी गति और एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इस वैज्ञानिक प्रबंधन को इस बात पे लाती है कि प्रोडक्शन बेहतर होगा। थकान का अध्ययन या फटीग स्टडी। थकान का अध्ययन का मतलब ये है कि जब आप किसी लेबर के साथ जुड़ते हैं और लेबर आपके साथ काम कर रहा है, तो आपको इंसान होने के नाते इस बात पे भी विचार करना होगा कि वो कितने घंटे में थक जाता है और कितने घंटे बाद थकने के वो अपने परफॉर्मेंस का 100% नहीं दे रहा है। इसका अध्ययन करने के बाद आप शिफ्ट वाइज काम करवा सकते हैं, जिसको कि बाद में आगे के कॉन्सेप्ट्स में रखा गया कि 8-8 घंटे की शिफ्ट या 6-6 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से मजदूरों को बांटा गया, क्योंकि कोई भी मजदूर 12 से 18 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता है। तीसरा, प्रेरणात्मक मजदूर प्रणाली। ये तर्क ये कहता है वैज्ञानिक प्रबंधन में कि आप किसी से भी उसको प्रेरणा दिए बिना, मोटिवेशन दिए बिना काम नहीं करवा सकते हैं। अगर मजदूर विलिंगली, इच्छा से और मोटिवेट होकर के खुशी खुशी काम करता है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आप उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आप उम्मीद कर रहे होते हैं। श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव तथा प्रशिक्षण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि वैज्ञानिक पद्धति में इन्होंने शामिल किया था। अभी तक ये होता था कि हम किसी को भी मजदूर के तौर पे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करे ले रहे हैं और उनसे काम करवाए जा रहे हैं। हम उनकी एफिशिएंसी को भी नहीं चेक कर रहे हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस को भी नहीं चेक कर रहे हैं, हमको काम होने से मतलब है। जबकि इन्होंने अपने वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा पहली बार ये कहा कि हम जिन मजदूरों का चयन कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं, उनका प्रॉपर सिलेक्शन उनकी क्वालिटी के हिसाब से हो और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए।
यदि आप पहली बार कंप्यूटर चलाएंगे तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन कई बार आप चलाएंगे तो आप उसमें प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आप और कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कीबोर्ड को बिना देखे भी टाइप कर लेंगे। ये एक्सपर्टीज सिर्फ तभी आती है जब आपको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई हो और आपका सिलेक्शन किया गया हो इस बात से कि क्या आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, आपका पैशन है स्पोर्ट्स में काम करने का और आपसे कंप्यूटर चलवाया जा रहा है, तो भी आपकी ये परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। अगली चीज़ देखते हैं, सामग्री, उपकरण तथा उत्पादन का प्रमापीकरण। यानी जब प्रोडक्शन हो रहा हो तो सामग्री कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या उपकरण उपयोग होने चाहिए और उसमें उत्पादन की क्षमता कितनी है, इन चीज़ों पर भी वैज्ञानिक दृष्टि डालनी चाहिए। मीन्स अगर साइंटिफिकली और मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करके चीज़ों का सदुपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि कम प्रोडक्ट्स होने के बावजूद बेहतर प्रोडक्शन किया जा सकता है। अन्यथा आप बहुत सारा प्रोडक्ट भी ला करके अगर यूज़ करेंगे तो भी उससे उतना प्रोडक्शन निकल करके बाहर नहीं आएगा, मतलब इनपुट ज़्यादा और आउटपुट बहुत ही कम, और ये आपके लिए एक नुकसान की बात होगी। और जो तर्क आखिरी था वो इन्होंने कहा था कि प्रशासनिक पुनर्गठन का सिद्धांत, यानी प्रशासन यानी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन जिसमें टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट बैठता है, इसको इसी तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए, इसमें इस स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक पुनर्गठन की नींव F.W. टेलर के सिद्धांतों में पड़ चुकी थी। फिर उसके कुछ समय बाद सन 1916 में हेनरी फ्योल ने अपने नए सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों से थोड़ा और बेहतर थे क्योंकि इसमें प्रशासनिक तौर पर बेहतर तरीके से कार्य करने की कार्यप्रणाली को दर्शाया गया था। यहाँ पर इन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी। इन्होंने अपनी एक बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो है इस बात को मेंशन किया। इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल बैकअप है उसका तभी प्रोडक्शन और प्रॉपर डेवलपमेंट पॉसिबल है जब हम उनमें न केवल साइंटिफिक सिद्धांतों बल्कि उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक सिद्धांतों पे भी काम करेंगे। तो इन्होंने अपने प्रशासनिक सिद्धांतों को अपनी बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 6 हिस्सों में बांटा था। ये 6 हिस्से थे। पहला, तकनीकी, यानी संस्था को तकनीकी रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का उपयोग करें। वाणिज्यिक, यानी उसके क्रय विक्रय पे भी नज़र डालनी चाहिए कि हमारा लेन देन का स्तर कितना है, हम उसको किस स्तर तक विकसित कर सकते हैं। तीसरा, वित्तीय या मौद्रिक, जिसमें कि इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए जिस फील्ड में भी इसकी आवश्यकता हो। उस संस्था की सुरक्षा तथा उसकी अकाउंटेंसी और उसका मैनेजमेंट, इन मुख्य 6 भागों पर ध्यान देकर के इन्होंने अपने 14 इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए थे। ये 14 इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। ध्यान रखिए कि वर्तमान जो भी मैनेजमेंट का या प्रशासनिक स्वरूप है किसी भी प्रबंध का, वो इन्हीं 14 सिद्धांतों पर आधारित है। ये 14 सिद्धांत जो है जिस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं उससे ये पता चलता है कि वर्तमान अस्तित्व कैसे आया किसी भी मैनेजमेंट का। पहला है श्रम विभाजन या डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो भी हम रिक्रूट करते हैं, यानी जिस भी हम भर्ती करती हैं, जिस भी मजदूर की भर्ती करते हैं, हम उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको अगर कार्य देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर करेगा। यानी अगर कोई मजदूर मशीन चलाने में अच्छा है तो उसको मशीन चलाने का काम दिया जाए, कोई मजदूर पैकिंग करने में अच्छा है उसको पैकिंग करने का काम दिया जाए, कोई मजदूर पत्थर तोड़ने में अच्छा है उसको पत्थर तोड़ने का काम दिया जाए। ये नहीं है कि पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को मशीन चलाने का काम ज़बरदस्ती दे दिया गया जबकि वो उसमें अच्छा नहीं है। यानी श्रम विभाजन सही तरीके से, डिवीज़न ऑफ लेबर सही तरीके से किया जाए। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मजदूर या जो भी कर्मचारी वर्ग कार्य कर रहा है उसके ऊपर एक प्रॉपर सुपरविज़न होना चाहिए, यानी उसको देखने के लिए उनका कोई ना कोई लीडर या मैनेजर होना चाहिए जो कि इस जिम्मेदारी को ले कि वो सही तरीके से काम करेंगे और उनके अधिकारों का भी हनन ना हो और उनका सही तरीके से निर्माण किया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुशासन का सिद्धांत, या इसको थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं। डिसिप्लिन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन है, अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासित रहते हैं तो हमारे बेहतर तरीके से चलती हैं। तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत लागू होता है कि अगर कोई संस्था अनुशासित तरीके से रन कराई जाती है या चलाई जाती है तो वहाँ पर रिजल्ट्स हमेशा बेहतर होते हैं। अगला है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत हमको ये बताता है, मैंने आपसे जब इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, यहाँ पर हम लोग देखते हैं
टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमेशा ही ऑर्डर्स या जो भी सलाह दी जाती है वो हमेशा उच्च मैनेजमेंट की तरफ से आती है मिडिल के लिए, और मिडिल से आती है निम्न के लिए। यानी CEO, MD और चेयरमैन कोई फैसला लेंगे वो मैनेजर्स को बताएंगे, और मैनेजर जो है वो अपने लेबरों को या लोअर एम्प्लॉयज़ को बताएगा। तो हमेशा आदेश ऊपर से चल कर के नीचे आता है, एक दिशीय होता है। इसमें किसी भी तरह का केओस या लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि आदेश एक दिशीय है। यदि आप इसी सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सही तरीके से चलेगा। यदि आप इसका विरोध करने की कोशिश करेंगे या इसको क्लैश करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ही संस्था में एक कलह पैदा हो जाएगी और चीज़ें उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से ये करना चाहते थे। अगला है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता मतलब ये है कि जैसा कि हमने कहा, ऊपर से अगर कोई आदेश दिया गया है वो नीचे तक फ्लोट किया जाए और वापस उसमें कोई क्लैश ना हो। उसी तरीके से निर्देश, यानी अगर किसी ने डायरेक्शन दिया है कि इस तरीके से काम किया जाए, चाहे वो लेबरों में ही उनका लीडर हो, चाहे वो मैनेजर्स में ही उनका लीडर हो, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, जहाँ पर कि सबका निर्देश एक जैसा हो, उस एक निर्देश का ही पालन करना चाहिए ताकि काम को एक दिशीय गति प्रदान की जा सके। अगला है व्यक्ति हितों से ऊपर सामुदायिक हित के बारे में सोचना। यानी अक्सर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर के अगर केवल व्यक्तिगत हित के बारे में सोचते हैं और अपनी टीम के या अपने सहयोगियों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। स्वार्थ है। इस स्वार्थ में आपका हो सकता है थोड़े समय के लिए फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके साथ जो टीम काम कर रही है, जो समुदाय काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और समुदाय का नुकसान मतलब संस्था का नुकसान या ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान, और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान मतलब कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत हित भी आगे जाकर के नुकसान में बदल जाएगा। पारिश्रमिक या वेजेस। हेनरी फ्योल ने यह भी कहा कि जो भी मजदूर काम करते हैं, जैसा कि हमने पहले यहाँ पर देखा था कि श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा दिया जाना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांत में भी बात आई थी, लेकिन इनको एफिशिएंटली लागू करना, वेजेस के फॉर्म में लागू करना, या इसमें जो है जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं कि मजदूर ने इतना काम किया और उसको कुछ ना कुछ उसको पारिश्रमिक के तौर पे, पारितोषिक के तौर पे दिया जाना चाहिए, ये सिद्धांत भी इन्होंने अपने इसमें शामिल किया। इनका कहना यही था कि पारिश्रमिक बहुत ज़रूरी है लेबरों के लिए या कर्मचारियों के लिए, उससे उनको मानसिक रूप से सहयोग मिलता है और एक बल मिलता है ताकि वो संस्था के साथ जुड़ सकें और आगे काम कर सकें। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। संस्था को दोनों तरीकों से जो है चलाया जा सकता है, केंद्रीकरण द्वारा तथा विकेंद्रीकरण द्वारा। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन केंद्रीकरण का मतलब ये है कि अगर टॉप मैनेजमेंट अपने ही जरिए पूरे की पूरी संस्था का सुपरविज़न कर रहा है, यानी पूरी संस्था को स्वतः देख रहा है और किसी और के हाथ में उसने अपने अधिकार या राइट्स नहीं दिए हैं, तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको केंद्रीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन जिस केस में, यानी जिस तरीके से जो है मुख्य ओनर अपने कार्य को बांट करके मिडिल मैनेजमेंट को दे देता है और मिडिल मैनेजमेंट इंडिविजुअल लेवल पे यानी अलग अलग लेवल पे चीज़ों को मैनेज करता है, वहाँ पर जो है इसका विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी केंद्र अब इसको नहीं देखेगा, इसको विकेंद्र कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं भारत में जो प्रधानमंत्री है वो पूरे राष्ट्र को नहीं देखता है, बल्कि हर राष्ट्र में जो प्रदेश हैं उनमें मुख्यमंत्री रखे जाते हैं जो कि अपने स्तर पर कार्य करते हैं। तो अगर पूरे राष्ट्र की बात करें तो उसका केंद्रीकरण होता है, लेकिन अगर हम एक राज्य की बात करें तो उसको विकेंद्रित कर दिया जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री न देख करके मुख्यमंत्री उसको देखता है। सदिशता का सिद्धांत। सदिशता का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो सदिश होने चाहिए, यानी किसी ना किसी विज़न और मिशन के लिए कार्य करने चाहिए, उनमें किसी किस्म का बदलाव नहीं होना चाहिए, उनमें बार बार चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए और यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के लेवल पे, उनमें सब पे किसी ना किसी तरीके की व्यवस्था को अरेंज किया जाना चाहिए और ये सारा कार्यक्रम एक पैटर्न के थ्रू होना चाहिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया था हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं।
प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर हम लोग स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट की फाइंडिंग्स करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम अपना उत्तर प्राप्त करते हैं, प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वो व्यवस्था ही मैनेजमेंट या प्रबंधन कहलाती है। स्थायित्व, इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय में स्थायित्व होना चाहिए। एम्प्लॉय में स्थायित्व होगा तो विभिन्न स्तरों पर जो है संस्था में भी स्थायित्व होगा, जिसकी वजह से संस्था में बेहतर नींव पड़ सकती है, संस्था बेहतर तरीके से विकसित की जा सकती है। पहल शक्ति का तात्पर्य यह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की एक क्षमता होनी चाहिए। यानी यदि कोई रिस्की कदम है, जिस कदम को जल्दी नहीं उठाया जा सकता है लेकिन हम उससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या पहल शक्ति लागू करनी पड़ेगी, उसके बारे में पहल करनी पड़ेगी। और अंतिम तथ्य जो इन्होंने बताया है वो है एकता का सिद्धांत, एस्पिरेट डी कॉप्स। यानी मैंने पहले भी कहा कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। एक संस्था केवल तभी रन कर सकती है जब उसमें यूनिटी हो। हर एक स्तर पर आप देखेंगे एक नया सिद्धांत विकसित किया गया मैनेजमेंट थ्योरी में हेनरी फयोल के द्वारा, जिससे कि आधुनिक अगर आप भारत से विश्व से कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे लगभग ये सारे सिद्धांत आज भी वैसे ही लागू किए जाते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग अगले तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।